सोचो और अमीर बनो, नेपोलियन हिल। थिंक एंड ग्रो रिच। चैप्टर 5, विशिष्ट ज्ञान। विशिष्ट ज्ञान व्यक्तिगत अनुभव और अवलोकन। ज्ञान दो प्रकार का होता है, विशिष्ट और सामान्य। सामान्य चाहे कितना भी विविध और विशाल हो, धन प्राप्ति के संदर्भ में उसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। वैसे महान विश्वविद्यालय उस ज्ञान के विधि संकाय चलाते हैं और सृष्टि के उन्मेष से आज तक जो भी ज्ञान उपलब्ध है वह इन विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है। लेकिन सत्य यह भी है कि ज़्यादातर आचार्यगण नगण्य रूप में ही धनपति होते हैं। उन्हें ज्ञान देना तो आता है, पर उसकी सही व्यवस्था कर स्वयं में धनाढ्य बनना नहीं। शायद ज्ञान के विविध उपयोगों से वे वाकिफ भी नहीं हैं। कोई ज्ञान धन को आकर्षित नहीं कर सकता जब तक वह सही रूप में व्यवस्थित, अक्लमंदी से निर्देशित और स्पष्ट रूप से धन प्राप्ति की योजना के लिए कायदे से ना ढाला जाए। इस सत्य की नासमझी लाखों लोगों को इस मुगालते में डाले रहती है कि ज्ञान ही शक्ति है। ऐसा कुछ नहीं है। ज्ञान तो मात्र संभावित शक्ति ही हो सकता है। यह पूरी तरह शक्ति का रूप तब ही लेता है जब उसे सही प्रकार व्यवस्थित कर योजनाबद्ध तरीके से उसको उपयोग में लाया जाए। हमारी मानवीय शिक्षा को ज्ञान समझा ज्ञान की सही गुमशुदा कड़ी है। शैक्षणिक संस्थान ज्ञान तो देते हैं, पर यह नहीं बताते कि कैसे इसे फ़ायदे से व्यवस्थित कर उपयोगी बनाया जाए, कायदे से व्यवस्थित कर उपयोगी बना जाए। कई लोग यह समझने की गलती करते हैं कि चूँकि हेनरी फोर्ड की ज़्यादा स्कूली शिक्षा नहीं हो पाई थी, वह कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं था। ऐसे लोग ना तो हेनरी फोर्ड को ही ठीक समझ पाए हैं, ना यही जानते हैं कि वास्तव में शिक्षा या एजुकेशन का अर्थ क्या है। यह शब्द एजुकेशन धातु एजुको से बना है, जिसका मूल अर्थ है बाहर निकलना, स्पष्ट करना, विकसित करना या बाहर निकाल कर विकसित करना। एक शिक्षित व्यक्ति का यह अर्थ नहीं कि उसके पास हर तरह का विशिष्ट और सामान्य ज्ञान है। इसका वास्तविक अर्थ है कि शिक्षित व्यक्ति ने अपने मस्तिष्क के संकायों फैकल्टीज़ को पूरी तरह विकसित कर लिया है और उसे बिना दूसरों को परेशान किए अपना प्राप्य प्राप्त करना आता है। यह परिभाषा हेनरी फोर्ड पर पूरी तरह लागू होती है। विश्व युद्ध के दौरान शिकागो के एक अखबार ने कुछ संपादकीय लेख लिखे, जिसमें से एक में हेनरी फोर्ड को एक अज्ञानी संतुष्टिकर्ता बताया गया था। मिस्टर फोर्ड ने इस पर ऐतराज़ किया और अखबार के खिलाफ मानहानि का मुकदमा चला दिया। मुकदमे के दौरान अखबार के वकील ने मिस्टर फोर्ड को कटघरे में इसलिए खड़ा किया कि वह उसे अज्ञानी सिद्ध करना चाह रहा था। उसने फोर्ड से कई सवाल पूछे, जिनका उद्देश्य जज के सामने यह सिद्ध करना था कि चाहे मिस्टर फोर्ड को कार बनाने की सारी कलाएं आती हो और विशिष्ट रूप से ज्ञानवान हो, पर आमतौर पर वह एक अज्ञानी ही है। कुछ सवाल जो मिस्टर फोर्ड से पूछे गए, उनकी सामग्री नीचे दिखाई गई है। बेंडिक्स अर्नोल्ड कौन था? सन 1776 की क्रांति को दबाने के लिए ब्रिटिश शासन ने कितने सिपाही अमेरिका भेजे थे? इस प्रश्न के उत्तर में मिस्टर फोर्ड ने कहा, सही संख्या तो मुझे नहीं मालूम, पर यह ज्ञात है कि एक बड़ा दल भेजा गया था, जिसमें से बहुत कम वापस गए थे। अंततः फोर्ड ने सवालों से तंग आकर कहा,
मैं क्यों उन सवालों का उत्तर दूं? मेरे पास आदमी हैं जो हर प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। मैं फालतू के उस सामान्य ज्ञान से अपना दिमाग क्यों भर लूं, वह भी उस ज्ञान के बदले जिसके ज़रिए मैं लाखों कमा रहा हूँ और अपना व देश का फ़ायदा कर रहा हूँ। वाकई में यह उस खूंखार वकील को चुप कराने वाला यह एक बढ़िया जवाब था। कोर्टरूम में उपस्थित सभी लोगों ने माना कि फोर्ड का लक्षण एक अज्ञानी का नहीं वरन पूरी तरह शिक्षित व्यक्ति का जवाब था। शिक्षित आदमी वह है जिसको ज्ञान है कि ज़रूरत के वक्त वह कहाँ से वांछित ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अपने मास्टरमाइंड के ज़रिए फोर्ड को हर प्रश्न का अब उत्तर मिल सकता है, तो वह अपना दिमाग सामान्य एवं बहुत हद तक फालतू ज्ञान में क्यों खपाए। अपना विशिष्ट ज्ञान उसने उपयोग में रखा और अमेरिका का एक समय का सर्वाधिक धनाढ्य व्यक्ति बन गया। हर ज्ञान अपने मस्तिष्क में हमेशा भरने क्या लाभ। आपको यह मालूम होना चाहिए कि ज़रूरत के वक्त यह ज्ञान आपको कहाँ से या कैसे उपलब्ध हो सकता है। आपको भी अपनी इच्छा को धन के मूर्त रूप में बदलने के लिए एक खास मूल्य चाहिए, जो किसी सेवा या वस्तु के रूप में हो सकती है, जिसे आप अपनी इच्छा पर कुर्बान करते हुए ना हिचकेंगे। शायद आपको काफ़ी विशिष्ट ज्ञान चाहिए, क्योंकि आपकी अपनी बुद्धि और मास्टरमाइंड ग्रुप के बीच में काफ़ी बड़ी खाई है। एक बार एंड्रूज कार्नेगी ने मुझे बताया था कि वस्तुतः इस्पात व्यापार के बारे में उसका तकनीकी ज्ञान बिल्कुल नगण्य था। उसने यह भी कहा कि उसकी ज़्यादा इस ज्ञान को प्राप्त करने की तबीयत भी नहीं हुई। उसके लिए भी यह ज्ञान मास्टरमाइंड ग्रुप के रूप में उपलब्ध था, अर्थात जब 24 घंटे की एटीएम की सुविधा उपलब्ध है तो नोटों का मोटा बंडल लिए हम क्यों घूमते रहे और जोखिम उठाए। मिस्टर फोर्ड सिर्फ 6वीं क्लास तक ही पढ़ पाया था। उनका उदाहरण उन हज़ारों कम पढ़े लिखे लोगों का साहस बढ़ाएगा जो समझते हैं कि कम शिक्षा के कारण शायद वह कभी धनी नहीं बन पाएंगे। ऐसे लोगों को अपनी हीनता की भावना से उबरकर अपनी इच्छा धनाढ्य होने की पूर्ति में जुट जाना चाहिए। ज्ञान कैसे खरीदा जाए? एक फ़ायदे का सौदा। पहले तय करें कि किस प्रकार का विशिष्ट ज्ञान आपको चाहिए और इस ज्ञान प्राप्ति का मुख्य उद्देश्य क्या है। यदि आपको अपने जीवन का उद्देश्य ज्ञान है तो आपकी समक्ष में आ जाएगा कि उसको प्राप्त करने के लिए आपको कैसा ज्ञान चाहिए। उसके बाद आपके पास पक्की सूचना होनी चाहिए कि यह ज्ञान किन स्रोतों से प्राप्त हो सकता है। कुछ महत्वपूर्ण स्रोत नीचे दिए गए हैं। का अपना व्यक्तिगत अनुभव और शिक्षा। खा दूसरों के सहयोग में प्राप्त अनुभव और शिक्षा का ज्ञान। ग कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों से। घ सार्वजनिक लाइब्रेरियों से वहां उपलब्ध पत्र पत्रिकाओं और पुस्तकों के माध्यम में। ड विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम कोर्सेज द्वारा रात्रि विद्यालय एवं ऐसे ही संस्थान द्वारा। याद रखें कि यदि ज्ञान का कोई उपयोग नहीं किया जाए तो ज्ञान भी एक फालतू बोझ हो जाता है। इसलिए सिर्फ डिग्रियों का अपने आप में कोई महत्व नहीं है। वे तो यह बताती है कि यह आदमी इतना कुछ जानता है। इस ज्ञान से जब तक कोई उपयोगी काम नहीं किया गया तो यह भी रखा रखा बेकार हो जाता है। भारी से भारी तोप में अगर जंग लग जाए तो वह एक मच्छर भी नहीं मार सकती।
यदि आप विशिष्ट स्कूलों के माध्यम से कोई खास ज्ञान लेने की योजना बना रहे हैं तो पहले ये देखिए कि आपको इससे क्या लाभ मिल पाएगा। इसके बाद उसको प्राप्त करने के भरोसेमंद साधन ढूंढिए। सफल लोग अपने क्षेत्र से संबंधित ज्ञान सदैव लेते रहते हैं। जो यह सोचते हैं कि शिक्षा या ज्ञान प्राप्त करना ही उनका ध्येय है, वे कभी सफल नहीं हो सकते। अंततः तो ज्ञान का मूल्य वही है जो आपको उससे प्राप्त हो सके। स्कूल, कॉलेज वगैरह तो आपको मात्र ज्ञान प्राप्त करने की विधियाँ या तरीके बताते हैं। असली ज्ञान तो उस ज्ञान के उपयोग में ही निहित है। उस बदले हुए विश्व की शुरुआत आर्थिक कबाड़े से हुई थी, परंतु उस बदले विश्व की शैक्षणिक ज़रूरतें भी काफ़ी बदल चुकी है। आज का युग विशिष्टीकरण या स्पेशलाइजेशन का युग माना जाता है। उस पर सर्वाधिक जोर दिया था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सेक्रेटरी ऑफ अपॉइंटमेंट रॉबर्ट पी मूर ने उनका निष्कर्ष नीचे उद्धृत है। वे विशेषज्ञ जिनकी सबसे अधिक मांग है। ज़्यादातर कंपनियां उन प्रत्याशियों की मांग करती है जिन्होंने किसी न किसी क्षेत्र में विशिष्ट योग्यता अर्जित की हो, जैसे सांख्यिकी, भवन निर्माण, लेखाकरण, रसायन शास्त्र तथा ऐसे ही क्षेत्रों के उच्च कुशलता वाले कर्मठ व्यक्ति। वे हरफ-मौला जो अपनी पढ़ाई में भी ठीक ठाक रहे हो तथा जिनमें यह हर समूह के साथ घुलने मिलने की तहजीब हो, ऐसे लोगों की मांग औरों से निश्चित ज़्यादा रहती है, क्योंकि उनका हर एक के साथ निर्वाह हो जाता है। श्री मूरे के अनुसार बहुत मेधावी और अपने विषय में सदा प्रथम रहने वाले प्रत्याशियों की कंपनियां ज़्यादा मांग नहीं करती, क्योंकि उन्हें उच्च शैक्षणिक योग्यता वाला आदमी नहीं वरन एक हर तरह से काबिल आदमी चाहिए। श्री मूरे को एक बड़ी कंपनी ने अपनी मांग का हवाला देते हुए लिखा, हमें वे लोग चाहिए जो प्रबंधक के काम में असाधारण प्रगति प्राप्त कर सके। इसलिए हम प्रत्याशियों की बुद्धिमत्ता और समृद्ध व्यक्तित्व पर ज़्यादा जोर देते हैं, उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि पर नहीं। विद्यार्थियों को तैयारी का सुझाव। मिस्टर मूरे का कहना है, कॉलेज शिक्षा के दौरान होने वाली गर्मियों की छुट्टियों में कुछ व्यावसायिक कोर्स को करना चाहिए। जब वह 2-3 साल की पढ़ाई समाप्त कर निकलेंगे तो किसी योग्य हो पाएंगे। सिर्फ पढ़ाई करने के लिए पढ़ने का कोई तुक नहीं है। आज के शिक्षण संस्थानों को यह व्यावहारिक बात समझ लेनी चाहिए कि आज का युग विशेषज्ञता का है, अतः इन संसाधनों को चाहिए कि पेशे संबंधी शिक्षा पर ज़्यादा जोर दे। उस संदर्भ में नाइट स्कूल इत्यादि काफ़ी कारगर सिद्ध होते हैं। अपना काम करते हुए घर पर रहकर पढ़ना या पत्राचार स्कूलों के माध्यम से वांछित जानकारी प्राप्त करना एक अच्छा स्रोत हो सकता है। जब तक किसी योग्यता को प्राप्त करने के लिए मेहनत नहीं की जाएगी, तब तक उस योग्यता की कदर नहीं हो पाएगी। इस संदर्भ में मेरा एक अनुभव काफ़ी बोधकारी है। लगभग 25 वर्ष पूर्व मैंने एक पत्राचार के माध्यम से विज्ञापन सेवा का कोर्स किया था। उसके लगभग 8 से 10 पाठ पूरे करने के पश्चात मैंने पढ़ना बंद कर दिया, लेकिन वह पत्राचार स्कूल मुझे पाठ भेजता ही रहा। उसके अलावा वह कोर्स की फ़ीस के लिए भी बिल भेजता रहा। कानूनी तौर पर तो मैं बाध्य था उनका भुगतान करने के लिए। मैंने सोचा कि जब पैसा देना ही है तो क्यों ना उसकी कीमत भी वसूल की जाए। तो मैंने फिर पढ़ना चालू कर दिया। इस चाहे अनिच्छा से ही सही मैंने वह कोर्स भी पूरा कर ही लिया। कोर्स करने के दौरान
मुझे एक पाठ यह भी मिला कि जब गांठ से पैसा निकलता है तो उस काम की कीमत भी समझ में आती है। जब आपके पैसे किसी चीज़ में लग जाते हैं तो आप उसकी कदर करते हैं। अमेरिका के ज़्यादातर स्कूल मुफ्त शिक्षा प्रदान करते हैं। यहाँ मुफ्त वाचनालय भी बहुत है। इस कारण उसके विद्यार्थी अपनी शिक्षा की कदर नहीं करते। यह भी देखा गया है कि यहाँ पर उन्हीं लोगों की ज़्यादा मांग होती है जिन्होंने होम स्टडी कोर्स के ज़रिए अपनी पढ़ाई की है, क्योंकि जब उनको वाकई में पढ़ने की लालसा होगी तभी तो वे कोर्स ज्वाइन करेंगे। उससे मन में एक आत्म संयम का भाव आता है। ज़्यादातर लोगों में एक कमी आमतौर पर आजकल पाई जाती है, वह है महत्वाकांक्षा की कमी। लोग अपनी शिक्षा प्राप्त कर नौकरी में लग जाते हैं बगैर यह सोचे कि आखिर वह क्या करना चाहते हैं, लेकिन उसके एवज़ में वे जो नौकरी करते हुए अपने खाली समय में होम स्टडी के ज़रिए कोई कोर्स इत्यादि करते रहते हैं, सदा अपने क्षेत्र के शिखर को छूते हैं, क्योंकि उनके पास एक महत्वाकांक्षा है, कुछ कर गुजरने का जुनून है। इसलिए ज़्यादातर ऐसे लोग जो पढ़ाई में बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं आगे कुछ नहीं कर पाते। वे यह नहीं समझते कि ज्ञान अपने आप में कोई उपलब्धि नहीं, उसकी चीज़ है कि उससे आपने क्या उपलब्ध किया। कई डिग्रियों का पुच्छल्ला आपको पढ़ा लिखा तो बना देता है, परंतु योग्य नहीं बना पाता। यह योग्यता सदैव ज्ञान से कुछ उपलब्ध करने में ही आती है। मंदी के युग में स्थितियाँ काफ़ी बदल चुकी है और आर्थिक तंगी भी लोगों को मजबूर कर रही है कि वे अपनी आमदनी बढ़ाएं। यदि आप में कोई प्रतिभा है तो उसे बाज़ार में लाने से गुरेज ना करें। उस संदर्भ में मैं स्टुअर्ट ऑस्टिन बियर का उदाहरण देना चाहता हूँ। वह एक इंजीनियर थे जो भवन निर्माण करते थे, लेकिन मंदी ने उनका काम बहुत समेट दिया था। उन्होंने अपने पैसे की घटती मांग को देखकर अपनी लाइन ही बदलने का प्रयास किया और देखा कि उन्हें कानून में रुचि है। उन्होंने एक कानून पढ़ाने वाले संस्थान में दाखिला लिया और अपनी प्रतिभा को जागृत करते हुए बार एग्जामिनेशन पास कर डल्लास में अपनी प्रैक्टिस प्रारंभ कर दी। जैसे कि उनको उम्मीद थी, उनकी वकालत खूब चलने वाली लगी है और वह डल्लास टेक्सास के एक नामी वकील हो गए। फिर तो यह हाल हुआ कि काम की अधिकता के कारण वे लोगों का काम अस्वीकार भी करने लगे थे। कहा कुछ वर्ष पूर्व उनको लगता कि वे बेकार हो जाएंगे। जो लोग यह कहकर ऐसे बदलाव से बचते हैं कि अब बुढ़ापे में मैं क्या काम बदलूँगा या मेरी पारिवारिक स्थिति ऐसा नहीं है, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि जब मिस्टर बियर ने अपनी लाइन बदली थी वह 40 के पार जा चुके थे। अतः यह सिद्धांत काफ़ी कारगर होता है कि सही वक्त पर सही ज्ञान खरीदना भी कोई घाटे का सौदा नहीं है। ऐसे कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। याद रखें, पहले आपके मन में विचार आना चाहिए और फिर अपनी कुव्वत देखकर योजना बनाएं और अपनी कल्पना से उसे कार्यान्वित करने का प्रयत्न करें। सफलता आपके कदम चूमेगी। यदि आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ है तो हर स्थिति में आप अपना रास्ता निकाल सकते हैं। पुरानी कहावत भी है कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। इस संदर्भ में एक अन्य तथ्य पर मैं जोर देना चाहता हूँ कि प्रायः सफलता और असफलता आपकी आदत का भी प्रतिफल होता है। बचपन से यह आदत डालनी चाहिए कि असफलता किसी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। ज़्यादातर लोग आगे इसलिए नहीं निकल पाते
क्योंकि उनकी आदत बन जाती है नंबर 2 या 3 की पोजीशन स्वीकार कर लेना। यह ठीक है कि प्रतिभा का अपना योगदान होता है, परंतु प्रयत्न को कभी कमतर करके नहीं आंकना चाहिए। संसार में 2 तरह के लोग होते हैं, प्रतिभावान और प्रतिभा रहित या कम प्रतिभा वाले। यदि विश्व इतिहास में उदाहरण देखें तो मालूम पड़ेगा कि सिर्फ प्रतिभा के दम पर सफल होने वाले बिरले ही होते हैं। अधिकतर महान व्यक्ति वे ही माने गए हैं जिनमें प्रतिभा तो थी, उन्होंने उस प्रतिभा को पूरी तरह भुनाने का प्रयत्न किया था। क्या एडिसन या हेनरी फोर्ड से ज़्यादा प्रतिभावान उस समय के संसार में नहीं थे? कई रहे होंगे, परंतु ना उन्होंने अपनी प्रतिभा को पहचाना, ना उनके अंदर विचार पैदा हुआ कि उनको भुनाए, और ना उन्हें स्वतः प्रेरणा प्राप्त हो पाई कि वह संसार में नंबर 1 या अपने क्षेत्र के सिरमौर बने। ऐसे लोग अपनी परिस्थिति से समझौता नहीं करते, उसको अपनी इच्छा शक्ति से अपने अनुकूल ढाल लेते हैं। इस संदर्भ में मैं डैन हेल्पिन का ज्वलंत उदाहरण पाठकों के सामने रखना चाहता हूँ। अपने कॉलेज के दिनों में वह 1930 की मशहूर नेशनल चैम्पियनशिप डेम फुटबॉल टीम का मैनेजर था। तब यह टीम स्वर्गीय न्यूटे रॉकने के निर्देश में काम करती थी। फुटबॉल टीम के इस कोच ने एक ही पाठ सीखा था, अस्थायी हार को कभी असफलता मत समझो। जैसी कि एंड्रूज कार्नेगी सदृश औद्योगिक नेता की तब युवा उद्योगियों के लिए राय थी, लेकिन जब युवा हेल्पिन ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई खत्म की, भयानक मंदी के कारण नौकरियों का अकाल था। उसने कुछ दिन तक निवेश बैंकिंग और मोशन पिक्चर कंपनियों में काम करने के बाद कमीशन के आधार पर इलेक्ट्रिकल हियरिंग एड बेचने का धंधा प्रारंभ किया। यह ठीक है कि ऐसा तो कोई भी कर सकता था, लेकिन उसे भरोसा था कि सही राह पर उसे एक मौका तो मिला। उसने हियरिंग एड बेचने में ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया कि हियरिंग एड बनाने वाली प्रतियोगी कंपनी डिक्टोग्राफ प्रोडक्ट्स कंपनी के चेयरमैन ने इस आदमी के बारे में जानना चाहा, जो उनकी कंपनी को हियरिंग एड की बिक्री में लगातार हरा रहा था। उसने हेल्पिन को इंटरव्यू के लिए बुलाया और उसे अपना नया सेल्स मैनेजर नियुक्त कर दिया, जो एकॉस्टिकन डिवीज़न का प्रभारी भी था। इस नए मुलाजिम की परीक्षा लेने के लिए उसकी नियुक्ति के फ़ौरन बाद मिस्टर एंड्रूज 3 महीने के लिए फ्लोरिडा चले गए और हेल्पिन को अकेला छोड़ गए कि तैरो या डूबो। पर वह डूबा नहीं और न्यूटे रॉकने की राय से इत्तेफाक करता रहा। दुनिया विजेता की ही कदर करती है, हारने वालों की तरफ देखने का भी उसे फुर्सत नहीं है। हेल्पिन ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि 6 महीने में ही वह उस कंपनी का जनरल मैनेजर ही हो गया। यह कहना मुश्किल है कि उसमें मिस्टर एंड्रूज की परीक्षा का कितना योगदान था। उन्होंने हेल्पिन को मौका दिया अपनी कल्पना का पूरा आयाम दिखाने का, और हेल्पिन ने यह सब अपनी वीरता, लगन और कल्पना से कर दिखाया। इस उदाहरण का मूल मंत्र यही है कि परिस्थिति को हम बस में कर सकते हैं, और अगर हम वाकई ऐसा चाहते हैं। इस उदाहरण में साथ या परिवेश का भी महत्व नहीं नकारा जा सकता। मैं अपने पुत्र ब्लेयर की बात करता हूँ। उसे एक काम की उस वेतन से ड्योढ़ा वेतन देने को तैयार थी जो उसको हेल्पिन की कंपनी देना चाह रही थी। पिता के रूप में मैंने उससे कहा कि वह हेल्पिन की कंपनी में ही मुलाजियत स्वीकार कर ले, क्योंकि उसको एक ऐसे व्यक्ति का साथ मिलेगा जो परिस्थितियों को अपनी अनुकूलता में ढाल लेने का हुनर रखता है। यह एक बहुत बड़ी संपदा है।
और जीवन भर काम आती है। मूल अर्थ यही है कि यदि आपके पास कल्पना शक्ति है जिसके ज़रिए आप ज़्यादा मुनाफा पर काम कर सकते हैं तो उसको ज़रूर कीजिए। तली में पड़ा रहना कभी सूख कर नहीं होता। आगे बढ़िए और नई से नई बुलंदियों पर अपना परचम लहराते रहिए। विचार या आइडिया आपको एक रास्ता सुझाता है, कल्पना उसके आयाम दिखाती है, स्वतः प्रेरणा उस इच्छा की पूर्ति के हित नई योजनाएं सुझाती है। लेकिन विचार का जन्म विशिष्ट ज्ञान से होता है। यदि आपको किसी क्षेत्र का ज्ञान ही नहीं है तो आप विचार भी क्या करेंगे। जो अपनी व्यक्तिगत सेवा को ऊंचे दामों में बेच सकते हैं उनके पास यह सब योग्यताएं होना तो लाजमी है। यदि आपके पास कल्पना है तो इस अध्याय में आपको विचार मिल सकते हैं। याद रखें, किसी भी इच्छा पूर्ति की शुरुआत विचार से ही होती है। यदि विचार आया है तो विशिष्ट ज्ञान भी किसी मोड़ पर मिल ही जाएगा।